नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्टसा। मैं अमरदीप गोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्टसा पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दक्षेस यानी सार्क की। ये टॉपिक न केवल कक्षा 12 के लिए वरन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने नए टॉपिक पे चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले आप मेरे चैनल मार्टसा को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप कृपया वीडियो को प्रारंभ से अंत तक जरूर देखें ताकि मेरे द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों से आप लाभान्वित हो सके। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रीय संगठन दक्षेस यानी सार्क की। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको दक्षेस यानी सार्क इसका पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी में पता होना चाहिए। हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और अंग्रेजी में सार्क SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो पूरा नाम हमें सही तरीके से याद होना चाहिए। ये जो बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में ये अक्सर पूछा जाता है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो इसकी स्थापना पे है। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क की स्थापना के समय इसके सदस्य देश 7 थे, जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका थे। बाद में जो 14वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ उसमें अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। हमें इन 8 का अल्फ़ाबेटिकली यानी वर्णमाला अनुसार इनके नाम याद होने चाहिए। वर्णमाला अनुसार यूँ होने चाहिए कि ये कई जगह इसके जो दक्षेस के अपन फैक्ट्स याद करेंगे उसमें ये हमें काम देगा। तो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 सदस्य देश दक्षेस के हैं। दक्षेस का सचिवालय 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में स्थापित हुआ। इसकी भी हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। जो दक्षेस का चार्टर है, इस चार्टर या इसको अपन घोषणा पत्र भी कह सकते हैं। तो दक्षेस का घोषणा पत्र अथवा चार्टर जिस पर 1985 में ढाका सम्मेलन में सहमति बनी में कुल 10 धाराएं हैं। हम इन 10 धाराओं का विस्तृत अध्ययन न करके संक्षेप में हम इन पे बात करते हैं। इसकी जो पहली जो धारा है या इसका जो अनुच्छेद है उसमें सार्क के उद्देश्यों के बारे में दिया गया है और हमें इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद करना है कि सार्क के उद्देश्य कौन से हैं। तो हम सार्क के उद्देश्यों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। उससे पहले अपन संक्षेप में देख सकते हैं कि इसका अनुच्छेद 2 में इसके मुख्य सिद्धांतों का वर्णन है। अनुच्छेद 3 में सार्क के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में सार्क के सचिवालय का वर्णन है और सचिवालय की स्थापना हमने देख ली 17 जनवरी 1987 को काठमांडू में हुई। तो सार्क के चार्टर की धारा 1 या अनुच्छेद 1 में सार्क के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन है। हम इन उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे, साथ में हमें ये भी एनालिसिस करना है कि आज भी सार्क या दक्षेस अपने उद्देश्यों पे कायम है। अंत में हम जब इसकी प्रासंगिकता पे चर्चा करेंगे तो हमारे जहन में कहीं ना कहीं दक्षेस के उद्देश्यों के बारे में भी विचार रहना चाहिए। सार्क चार्टर में उल्लेखित एसोसिएशन के उद्देश्य हैं दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों की गरिमा में रहने और अपनी संभावित क्षमताओं का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना, आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं की सराहना में योगदान करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए आम हितों के मामलों पर
अंतर्राष्ट्रीय मंचों में आपस में सहयोग को मजबूत करना और समान उद्देश्य और उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना, ये सार्क के प्रमुख उद्देश्य हैं। साथ ही सभी स्तरों पर निर्णय सर्वसहमति के आधार पर लिए जाने हैं और द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों को एसोसिएशन के विचार विमर्श से बाहर रखा गया है। ये बात गौर करने लायक है कि इन 8 सदस्य देशों के जो भी द्विपक्षीय मुद्दे हैं या विवादास्पद मुद्दे हैं, उनको इस एसोसिएशन के विचार विमर्श से बाहर रखा गया है। और कहीं न कहीं जब हम इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि ये देश इन्हीं जो इसके प्रमुख उद्देश्यों से हैं भटक रहे हैं और आज दक्षेस अपनी प्रासंगिकता को खो रहा है। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सार्क यानी दक्षेस का लोगो है। इसमें आप कई चीज़ें एक साथ देख रहे हो। हम इस लोगो को अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे और मैं आपको एक एक इसका जो भाग है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसमें आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि जो ऊपर की तरफ जो 7 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो 7 पिजन्स हैं, यानी 7 कबूतर। उसके बाद में जो नीचे एक एरो लगा हुआ है उसमें देखो, ये 2 भगवान बुद्ध की आंखों का प्रतिबिंब है। फिर आप राइट हैंड साइड में ऊपर देखोगे तो ये जो दिख रहे हैं एरो दिख रहा है, ये 2 थंब है, यानी अपने जो अंगूठे होते हैं। तो और दोनों साइड में जो खुले हुए आपको दिख रहे हैं ये 2 हाथ का सिंबल है और जो इसका रंग है वो सुनहरा है, गोल्डन कलर है। तो ये दक्षेस का लोगो है। अब 7 पिजन्स, भगवान बुद्ध की आंखें, थंब, हैंड और गोल्डन कलर, इनकी भी अपन विस्तृत अगर अपन बात करें तो आप देखोगे कि जो 7 पिजन्स है वो दक्षेस के प्रारंभिक 7 सदस्य देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पिजन्स है वो किस चीज़ के सिंबलाइज होते हैं। ये पीस और फ्रीडम के, यानी शांति और आज़ादी के प्रतीक हैं। उसी प्रकार जो भगवान बुद्ध की जो आंखें हैं वो किसका सिंबल है, वो पीस यानी शांति का सिंबल है। बात करें अगर अपन थंब की, तो जो थंब होते हैं, अपन जब बात करते हैं ना कोई भी अच्छी बात के लिए, तो थम्स अप का जो अपन साइन करते हैं, यानी हम सब लोग एकत्रित होकर रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे और समय पर जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करेंगे। जो जो हाथ प्रतीक के रूप में दिख रहे हैं, तो जो हाथ होते हैं वो हमेशा दोस्ती को बढ़ाने और गुडविल को यानी सद्भाव को बढ़ाने के लिए होते हैं, ये 2 हाथ। और सुनहरा एक सुनहरी प्रगति के लिए। ये जो लोगो तैयार किया गया है, इस लोगो को तैयार किया गया है नेपाल के श्री शैलेंद्र कुमार के द्वारा। तो हमें इस लोगो को अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि दक्षेस एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है जिसमें भारत की अत्यधिक सहभागिता है। तो ये इसका लोगो है। हमें इस लोगो को, इसके अंदर जो चिन्ह हैं उनके बारे में हमें विस्तृत रूप से आप लोगों ने इसको समझा। अब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये ग्लोब है, और इस ग्लोब में जो ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड जो एरिया आप देख रहे हो, ये इस दक्षेस देशों की विश्व में अवस्थिति आपको दिख रही है। तो आप देख रहे हो कि कहाँ दक्षिण एशियाई जो देश हैं, तो एशिया के दक्षिण भाग में हो गया दक्षिण एशियाई देश, एशियन कंट्रीज है ये। आप देख सकते हो एक तरफ हिंद महासागर है, ऊपर चीन, यूरोप और इधर अफ्रीका। तो ये एक तरीके से आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि ये हमारे दक्षिण एशियाई देशों की अवस्थिति कौन सी जगह हैं। अब हम एक एक करके इन 8 सदस्यों की देशों की अवस्थिति का अध्ययन करेंगे। आपको राइट हैंड साइड में जो नक्शा दिख रहा है, ये 8 सदस्य देशों का नक्शा है। इनकी कहाँ अवस्थिति है आप देखो, क्योंकि ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश हैं। पहला जो सदस्य देश है वो अफगानिस्तान में, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर जो हल्के पीले कलर में दिख रहा है, ये पहला सदस्य देश है अफगानिस्तान। ये सब मैंने इनको अल्फ़ाबेटिकली तैयार किया है, आपको अल्फ़ाबेटिकली याद करना है, वर्णमाला अनुसार याद करना है। दूसरा सदस्य देश बांग्लादेश, जो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, भारत के बांग्लादेश। तीसरा जो सदस्य देश है वो भूटान, जो बिल्कुल भारत के उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर आप देख सकते हो, बांग्लादेश से ऊपर नेपाल के राइट में। चौथा जो देश है
वो इंडिया स्वयं है, जो आपके सामने साक्षात दिख रहा है, विशाल भूभाग। पांचवां जो सदस्य देश है वो मालदीव है, बिल्कुल श्रीलंका से नीचे आप देख सकते हो मालदीव, क्योंकि ये एक द्वीप समूह है वैसे, तो ये मालदीव आपको यहाँ दिख रहा है। छठा जो सदस्य देश है वो नेपाल है, जो बिल्कुल उत्तरी भारत में आप देख सकते हो, भारत के उत्तर की तरफ ये नेपाल इसका छठा सदस्य देश है। सातवां सदस्य देश पाकिस्तान, जो बिल्कुल भारत के लेफ्ट में, अफगानिस्तान के राइट में, ये सातवां सदस्य देश पाकिस्तान। और आठवां सदस्य देश भारत के बिल्कुल दक्षिण में श्रीलंका। तो आप इस नक्शे में भली भांति देख सकते हो कि ये सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। तो हम न केवल ये आपसी सहयोग के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन हो गया, क्योंकि सारे के सारे भारत के ये पड़ोसी देश हो गए और भारत की इसमें भूमिका अहम हो जाती है। तो कहीं न कहीं अगर दक्षेस अपनी वर्तमान में प्रासंगिकता खो रहा है तो ये अपने उद्देश्यों से भटक रहा है। तो कैसे न कैसे इसकी प्रासंगिकता बने रहे, क्योंकि ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के आपसी सद्भाव के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इसके तथ्यों को हमें भली भांति याद करना है। अब आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो हम इसके जो 8 सदस्य देश हैं उनके एक एक करके जो राष्ट्रीय ध्वज है उनके बारे में संक्षेप में आप देख लीजिए। ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भूटान का राष्ट्रीय ध्वज है, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ये मालदीव का राष्ट्रीय ध्वज है, ये नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है और ये श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज है। बस आपको थोड़ा सा, ये इसके 8 सदस्य देश हैं, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कहीं अगर दिखे तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी ये दक्षेस के जो सदस्य देश हैं उन सभी के ये ध्वज हैं। तो आपके एक बार दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी। अब जो आप ये देख रहे हो इसमें आप इस जो पिक्चर्स देख रही है इसमें आपके 8 सदस्य देश, उनके नाम, उनके ध्वज भी एक तरीके से प्रतिबिंब हो रहे हैं। आपको अल्फ़ाबेटिकली इनके नाम याद रखने हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब हम बात करेंगे सार्क की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, कि इसकी स्थापना जो 1985 में हुई तो उससे पहले कौन कौन से कदम उठाए गए, क्योंकि किसी भी संगठन की स्थापना अचानक नहीं होती है, उससे पहले उसकी कहीं न कहीं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही हुई होती है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय संगठन बनाने के प्रयास 1947 में नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन से प्रारंभ हो गए। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके तुरंत बाद में ऐसा प्रयास है वो प्रारंभ हो चुके थे। उसके बाद फिलीपींस के बागुई सम्मेलन 1950 और 1954 के कोलंबो सम्मेलन में इस प्रक्रिया पर पुनः विचार विमर्श हुआ। पूरे दक्षिण एशिया का क्षेत्र राजनीतिक रूप से 2 बड़े देश भारत और पाकिस्तान के परस्पर तनाव के कारण व्यापक सहयोग को मूर्त रूप नहीं दे पाया, क्योंकि भारत आज़ाद होते ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और इन दोनों देशों में कहीं न कहीं आपसी मुद्दों को लेकर तनाव बरकरार था। 1970 के दशक में ऐसे व्यापक क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। विश्व के अनेक क्षेत्रीय सहयोग संगठनों, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान, जिसकी हमने पहले भी चर्चा की थी, कि सफलता ने भी दक्षिण एशियाई देशों के नेतृत्व को उस और गंभीरता से सोचने पर बाध्य किया। जब आसियान सफल हुआ तो भारत के पड़ोसी देश और भारत, इन्होंने भी ये सोचा कि एक ऐसा जो संगठन बनाया जाए जो दक्षिण एशिया को और मजबूत करे, और इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो है सार्क की स्थापना हुई। बाद में 1977 में बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जियाउर रहमान अंसारी ने एक और पहल की। तत्पश्चात 1981 में कोलंबो में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव पर गहन विचार विमर्श किया। काफ़ी चर्चा के बाद में क्षेत्रीय सहयोग के 5 प्रमुख विषय निश्चित किए गए। 1983 में नई दिल्ली में 7 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इन 5 विषयों कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम विज्ञान और स्वास्थ्य एवं जनसंचार पर दक्षेस के घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया। दक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन 7 और 8 दिसंबर 1985 को ढाका में संपन्न हुआ और अब तक कुल 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 19वां शिखर सम्मेलन रद्द हो चुका है
जिसकी हम बात करते हैं अभी। पहला हमने देखा 1985 में 7 और 8 दिसंबर को। दूसरा शिखर सम्मेलन भारत में हुआ 16 से 17 नवंबर 1986 को भारत के बेंगलुरु में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। 18 शिखर सम्मेलन दक्षेस के हो चुके हैं। 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 9 से 10 नवंबर 2016 को होना था, जो रद्द हो चुका है। 20वां सम्मेलन अभी तक निर्धारित होना शेष है। अब तक भारत में कुल 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। दूसरा, 8वां और 14वां। दूसरा 1986 में बेंगलुरु में, 8वां 1995 में नई दिल्ली में और 14वां 2007 में नई दिल्ली में। दक्षेस के 14वें शिखर सम्मेलन में ही इसका जो 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान है वो सम्मिलित हुआ था। अब जो 19वां सम्मेलन निरस्त हुआ पाकिस्तान इस्लामाबाद में 8 जो नवंबर 2016 में होना था, उसके पीछे का जो कारण था वो पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है वो मुख्य मुद्दा था। आपको पता है कि उसी दौरान जो भारत का उड़ी है वहाँ पे सेना शिविर पे हमला किया गया और उसके जवाब में भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को भी किया गया और इससे दोनों देशों के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ उसके कारण इस शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। तो ये इसकी हम बात करें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की और शिखर सम्मेलन की बात की गई तो हमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि इसका कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, भारत में इसके कितने शिखर सम्मेलन हुए हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। पहला हमने को पता है इसकी स्थापना के समय ढाका में 1985 में और अब तक 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 19वां 2016 में होना था जो रद्द हो चुका है और अभी आगामी की कोई घोषणा नहीं हुई है। भारत में अब तक दक्षेस के 3 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं दक्षेस के सचिवालय व इसके महासचिव की। जैसा कि अपने को पता है दक्षेस के सचिवालय की स्थापना 17 जनवरी 1987 को काठमांडू नेपाल में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1987 को। संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति 3 साल के लिए देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है इनका वर्णमाला क्रम अनुसार। ये जो इसके सार्क का जो महासचिव है वो इसकी वर्णमाला के क्रमानुसार नियुक्त किया जाता है। सार्क के वर्तमान में जो महासचिव हैं वो पाकिस्तान के अमजद हुसैन बी सयाल है और अब जो अगले महासचिव बनेंगे वो क्रमानुसार अगर अपन देखें तो श्रीलंका से बनेंगे। सार्क के प्रथम जो महासचिव वो बांग्लादेश के अब्दुल एहसान रहे हैं। भारत के अभी तक 2 व्यक्तित्व सार्क के महासचिव पद को सुशोभित कर चुके हैं। उनमें एक है कांत किशोर भार्गव और दूसरे हैं शीलकांत शर्मा। हमें इन 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, हमें इनको ध्यान में रखना है कि इसका कार्यकाल कितना होता है महासचिव का, इनको किस प्रकार बनाया जाता है। तो कालक्रमानुसार जो वर्णमाला की जो क्रम अनुसार है उसके अनुसार बनाया जाता है। इसके सार्क के प्रथम महासचिव कौन थे, वर्तमान में महासचिव कौन है और भारत से कितने व्यक्तित्व या व्यक्ति हैं जो महासचिव पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो इसका हमें याद अच्छी तरीके से रखना है। अब हम बात करेंगे साप्टा की, यानी दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना पर सर्वप्रथम 1995 में दक्षेस मंत्रिपरिषद की बैठक में सहमति बनी। 1998 में दक्षेस के 10वें शिखर सम्मेलन में एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय हुआ, जिसका कार्य साप्टा की पृष्ठभूमि बनाना था। अंततः 2004 में 12वें शिखर सम्मेलन में इस्लामाबाद में साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और ये जनवरी 2006 से लागू हो गया। यानी साप्टा कब से लागू हुआ ये भी अपने को ध्यान में रखना, 2006 से। उस समझौते के अंतर्गत दक्षेस के सदस्य राष्ट्रों से ये अपेक्षा थी कि वे 2009 तक अपने करों में 20% तक की कमी करें, परंतु ऐसा पाकिस्तान की नीतियों के कारण संभव नहीं हो सका। दक्षेस राष्ट्रों के मध्य आपस का कुल व्यापार उन देशों की जीडीपी के मात्र 1% के आसपास ही है, जबकि आसियान के राष्ट्रों के बीच यहीं 10% तक है। ये साफ्टा की असफलता दक्षेस देशों के मध्य आर्थिक सहयोग की धीमी रफ्तार
और परस्पर विश्वास के अभाव का ही द्योतक माना जा सकता है। अब हम इसके जो साप्टा के बाद में जो बात करेंगे वो बात कर रहे हैं दक्षेस का मूल्यांकन और इसकी प्रासंगिकता का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी प्रासंगिकता भी। वर्तमान में जिस उद्देश्य को हमने पढ़ा, इसके उद्देश्यों को जो सार्क के चार्टर में दिया गया है, अनुच्छेद 1 में, धारा 1 में, क्या ये अपने उद्देश्यों पे वर्तमान में है या नहीं है, तो हम उसकी प्रासंगिकता की बात है वो अब अपन करेंगे। दक्षिण एशिया के 7 देशों को अपनी समस्याओं और सुविधाओं को साझा करने के साथ एक आर्थिक रूप से मजबूत क्षेत्र बनाने के 70 के दशक के शुरुआती वर्षों में शुरू हुए प्रयासों ने 8 दिसंबर 1985 को मूर्त रूप लिया, जिसके बाद सार्क का गठन किया गया। इस समूह के चार्टर में शुरू से इस बात का उल्लेख किया गया था कि क्षेत्र के विकास के लिए सदस्य देश अपनी द्विपक्षीय समस्याओं को इस स्थान पर नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसके दो बड़े सदस्यों भारत पाक के बीच बंटवारे के समय से ही गंभीर विवाद के रूप में कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा मौजूद थी। आज इसके गठन के 35 वर्ष होने के बाद भी पाकिस्तान ने ये बात नहीं समझी है कि इस मंच का सदुपयोग किस तरह से किया जाए, क्योंकि उनको आज भी ये लगता है कि यदि भारत को पूरी छूट दे दी गई तो वह पाकिस्तान के बाजार पर कब्जा कर लेगा और उनके आर्थिक हित प्रभावित होने लगेंगे। तभी आज भी पाकिस्तान की तरफ से भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं दिया गया है। तो यानी जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों से ये जो दक्षेस है वो भटक रहा है और इसी के कारण ये अपनी प्रासंगिकता को खो रहा है। दक्षेस का घोषित उद्देश्य क्षेत्र को सामूहिक सहयोग के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करना है, परंतु दक्षेस के देशों, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच जारी राजनीतिक विवादों ने उक्त सहयोग की प्रक्रिया को अत्यंत धीमा कर दिया है। 1988 के इस्लामाबाद शिखर सम्मेलन में ही भारत आर्थिक सहयोग के बाधित विकास पर चिंता व्यक्त कर चुका है। पाकिस्तान और कुछ हद तक बांग्लादेश बड़े पैमाने पर आर्थिक सहयोग के विरोध में थे, क्योंकि उन्हें भय था कि भारत की विशाल अर्थव्यवस्था उनकी छोटी अर्थव्यवस्था को निगल लेगी। यद्यपि ये आशंकाएं आधारहीन ही है। प्रारंभिक वर्षों में केवल कृषि, संस्कृति और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ पाया, जो IPA अर्थात एकीकृत कार्यक्रम में शामिल किए गए थे। राजनीतिक विवादों ने भी उस पारस्परिक सहयोग को बाधित किया। कश्मीर, सीमा पार आतंकवाद, चीनी हस्तक्षेप इत्यादि कई राजनीतिक विवादों ने दक्षेस को वर्तमान में लगभग अप्रासंगिक ही कर दिया है। गत कुछ वर्षों से म्यांमार के रखाइन प्रांत के जो शरणार्थी हैं, वो जो भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में अवैध रूप से निवास कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि जो दक्षिण एशिया है, एक प्रकार से भारत को कूटनीतिक स्तर पर विश्वव्यापी सफलताएं मिली है, आर्थिक स्तर पर भारत की प्रशंसा हुई है और राजनीतिक स्तर पर भारतीय लोकतंत्र की सर्वत्र सराहना हुई है। इसलिए दक्षिण एशिया में इनका निर्णायक होना स्वाभाविक भी है। यद्यपि दक्षेस में पाकिस्तान इस बात को स्वीकार नहीं करता, तो संभवतः दक्षेस की प्रासंगिकता ही प्रश्न चिन्ह के दायरे में होगी। अर्थात इन जो देश हैं, इनको आपसी जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं उनको भुला के, इनसे ऊपर उठ के इस दक्षेस को आगे ले जाना होगा, तभी दक्षेस है अपने उद्देश्यों में सफल हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दक्षेस। हम एक बार पुनः इसका संक्षेप में दोहराव करते हैं। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। इसके जो सदस्य देश 8 अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। स्थापना के समय 7 सदस्य देश थे। 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बाद में 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मिलित हुआ। इसका सचिवालय काठमांडू में, नेपाल में है और वर्तमान में सार्क के महासचिव अमजद हुसैन बी सियाल है। और इसका पूरा नाम तो हमें आना ही चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आपने पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखा, ये ज़रूर आपके ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।